लेकिन सबसे पहले ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान। ट्रंप ने बहुत बड़ी सेना ईरान के नजदीक भेज दी है। अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ध्यान से इस खबर को देखें। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिक्र पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के तापमान को लेकर है, क्योंकि ट्रंप का ऐलान, अमेरिकी सेना की तैयारी और खमनेई की ट्रंप को जवाब देने की बेचैनी एक विध्वंसक युद्ध की आहट है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलें एक्टिव दिख रही हैं, उसके देखते हुए यही लगता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बन सकता है। वैसे भी वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल ही रहा है। सबसे पहले अमेरिका और ईरान में जंग वाली धमकी का सिलसिला समझना जरूरी है। इस जुबानी जंग के 3 प्रमुख किरदार हैं। पहले हैं खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई और तीसरे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने दावोस से लौटते वक्त ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका की विशाल सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, हमारे लड़ाकू विमान और बड़ा सा नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है। सही बात है। सोचिए क्या क्या, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस अब्राहम लिंकन, सभी तो वहां जा रहे हैं। ईरान की ओर से भी ट्रंप को तुरंत करारा जवाब दिया गया। आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने धमकी दी है, ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका को माकूल जवाब देंगे। ट्रंप ना भूले, ईरानी सेना की उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर है। वहीं इजराइल की एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमर बार ने ईरान को धमकी दी है। कहा कि हमारे फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। ईरान के किसी भी हमले को नाकाम करने की तैयारी पूरी है। तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के इस टकराव में हूती भी कूद गया है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने धमकी दी है, अमेरिका ईरान पर हमला करने की भूल ना करे, वरना हूती अमेरिकी जहाजों को तबाह कर देगा। लेकिन सिर्फ धमकी ही नहीं दी जा रही है। पश्चिम एशिया में जिस तरह की हलचल है वो बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। संकेत नंबर 1, इंडिकेशन नंबर 1, ईरान ने अपने सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। संकेत नंबर 2, इजराइल में भी सैनिकों को हर हफ्ते मिलने वाली शबात की छुट्टी कैंसिल की गई है। ड्यूटी पर मौजूद रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। संकेत नंबर 3, 2 B-52 बॉम्बर्स ने सीकड़े उड़ान भरी है। इन बॉम्बर्स की तैनाती डियागो गार्सिया बेस पर थी। संकेत नंबर 4, ईरान में HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो तेहरान को चीन और रूस से मिले हैं। संकेत नंबर 5, ब्रिटेन ने कतर में RAF टाइफून फाइटर जेट को भेजा है। यह तैनाती ईरानी हमले से अपने बेस को बचाने के लिए की गई है। ये सारी कवायद ईरान पर ट्रंप की आक्रामकता के कारण है। ट्रंप न सिर्फ लगातार जंग भड़काने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि उनके बयान देते ही अमेरिकी सेना और ज्यादा एक्टिव दिखने लगती। ट्रंप ने एक हफ्ते पहले कहा था, ईरान में लोग सरकारी इमारतों पर कब्जा करें, मदद भेजी जा रही है, हेल्प इज ऑन वे। उसके बाद ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की मूवमेंट साउथ चाइना सी से गल्फ की ओर करा दी गई और ट्रंप ने अब कहा है कि वो ईरान की तरफ विशाल सेना भेज रहे हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा पश्चिमी एशिया में 3 और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट देखी गई है। यूएसएस डेल्टा फोर्स पश्चिमी एशिया में तैनात की गई है। जॉर्डन को इजराइल का रक्षा कवच बनाने के लिए वहां बेस पर 15 से अधिक F-15 फाइटर जेट भेजे जा चुके हैं। ईरान की सीमा से जॉर्डन की दूरी 900 किलोमीटर है। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर जॉर्डन लैंड कर चुके हैं। जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी सैन्य साजो सामान लेकर पहुंच रहे हैं। पश्चिमी एशिया की ओर 10 एरियल रिफ्यूलिंग विमान रवाना किए गए। कतर के अल उदैद बेस में 4 अमेरिकी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पश्चिमी एशिया में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। अमेरिका का इरादा ईरान को हर तरफ से घेरने का है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि अगले 12 घंटे में पश्चिम एशिया में अमेरिका की सारी सैन्य तैनाती पूरी हो जाएगी। इसके बाद ईरान पर हमला किसी भी क्षण हो सकता है। ईरान पर सबसे बड़ा खतरा मिनटमैन 3 मिसाइल का है। मिनटमैन 3, अमेरिका मिनटमैन 3 को जॉर्डन या कतर में तैनात कर सकता है। मिनटमैन 3 अमेरिका की इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर ट्रायड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और युद्ध में अमेरिका की जीत सुनिश्चित कर सकती है।
ईरान ने भी महासागर में फतेह और गादर सबमरीन को रवाना कर दिया है। फतेह और गादर ईरान के एडवांस सबमरीन है। दोनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अरब सागर की ओर बढ़ रही हैं। अरब सागर में रानी पनडुब्बी यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए चुनौती पेश कर सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका वर्सेस ईरान के कई चैप्टर खुल चुके हैं। ट्रंप की धमकी है कि वो जब चाहें ईरान को अपनी सैन्य शक्ति से मसल देंगे, लेकिन ट्रंप के लिए कर पाना कितना आसान होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए उन्हें अली की दीवार को तोड़ना होगा। ईरान में कहा जाता है कि अली की सुरक्षा दीवार को तोड़ पाना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। ऑब्वियस सवाल क्या है, अली कौन है? इस शख्स का पूरा नाम है अली लारिजानी। लारिजानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। कट्टरपंथी खेमे के नेता माने जाते हैं। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच खुद एक्टिव हैं। खमनेई के खास हैं। वर्ष 2025 में ईरान की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख बनाए गए थे। ईरान में प्रदर्शन के बीच वो कई बार मिसाइल पावर से दुश्मनों को तबाह कर देने की वार्निंग दे चुके हैं। कूटनीतिक कवच के तहत लारिजानी ने अरब देशों से दोस्ती बढ़ाई। अरब देशों ने ही अब तक अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने के लिए मनाया। इसके साथ ही रूस और चीन ने के साथ मिलकर सुरक्षा ब्लॉक तैयार किया। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च परिषद का प्रमुख बनने के बाद लारिजानी ने ईरान की ऐसी मजबूत किलाबंदी की है जिसके कारण अमेरिका चाहकर भी तेहरान पर हमला नहीं कर पा रहा। सवाल यह है कि लारिजानी ये कवच कब तक बनाए रख पाएंगे, क्योंकि अब ट्रंप ने खुद कह दिया है कि बहुत बड़ी सेना भेज रहा हूं। तो क्या उस विशाल सेना की काट लारिजानी के पास है? उधर ईरान 26 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शनों से भी मुश्किल में है। अंदर की बगावत को अभी तक नहीं रोक पाया। खैर, अब की खबर जरा ध्यान से देखिएगा जो आपको खबर बता रहे हैं। सोचिए क्या क्या हो रहा है। अगर चोरी का कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो अगली खबर पक्का उसमें होती, क्योंकि फिक्र में अब चौंकाने वाली चोरी की खबर है। सोचिए, लोहे का एक मजबूत लंबा चौड़ा पुल जिस पर चलते हुए आप अपने घर गए, कुछ घंटे बाद उसी रास्ते से लौटे तो पता चला कि पुल गायब है। आपको लगा कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। ठीक से देखा तो पता चला कि जगह तो वही है, बस पुल नहीं है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां चोरों ने 30 टन का पुल गायब कर दिया। वो पुल जो रात 11 बजे तक लोगों की नजरों के सामने था, वो सुबह सवेरे ओझल हो गया। यह पुल सिर्फ लोगों के लिए चलने के लिए नहीं था, बल्कि इसके एक हिस्से से पानी की पाइपलाइन भी गुजरती थी। हालांकि पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना हाहाकार मच सकता था, पानी की भारी किल्लत हो सकती थी। चोरों का यह कारनामा देखकर प्रशासन भी हैरान रह गया। कुछ तो पकड़े गए, लेकिन ज्यादातर कानूनी शिकंजे से दूर हैं। मास्टरमाइंड की तलाश चल रही है, लेकिन रातों रात पुल कैसे गायब हो गया? इस वारदात के पीछे कितना बड़ा गैंग है? इन सभी सवालों के जवाब इस खबर में। 1, 2, 3, 4, 5 पुलिस के पीछे खड़े ये वो शातिर चेहरे हैं जिनके कारनामे देश भर में वायरल हो रहे हैं। दिखने में सीधे साधे, लेकिन काम ऐसा कि सर्दी में भी प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का है, जहां थाने में अजब गजब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। शिकायत यह थी कि लोहे का पुल रातों रात गायब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये कोई लकड़ी का नहीं बल्कि भारी भरकम लोहे से बना ब्रिज था। 30 टन लोहे से बना ये पुल 60 फीट लंबा था। मोटे मोटे लोहे के गर्डर और उन पर लोहे की प्लेट लगी थी। आप समझ सकते हैं कि लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया ये पुल कितना ठोस और टिकाऊ होगा। लेकिन चोरों की तरकीब के आगे 40 साल पहले बना यह पुल रात भर भी नहीं टिक पाया। रात 11 बजे तक पुल सही सलामत था। इलाके के लोग इसी रास्ते से अपने अपने घर गए थे, लेकिन सुबह होते ही ये गायब हो चुका था। मतलब सिर्फ 7 घंटे के अंदर 4 दशक पुराना पुल अपना वजूद ही खो बैठा। लिहाजा लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे। पुल गायब होने की सूचना दी तो पुलिस भी हैरान।
सवाल वही कि क्या वास्तव में पूरा पुल चोरी हो सकता है। इत्तेफाक से ये सच था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई और 5 अभियुक्त दबोच लिए गए। नहर के ऊपर बने हुए एक लोहे के ब्रिज को काटकर अज्ञात आरोपियों द्वारा ले जाया गया था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों की निशानदेही पर पानी के अंदर छिपा कर रखा गया लोहा भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 टन कटा हुआ लोहा, गैस कटर मशीन, गैस सिलेंडर और एक वाहन बरामद किया गया है। अब तक जांच में पता चला है कि गैस कटर की मदद से रात में लोहा काटा गया। पुल के दोनों सिरों पर काटने के निशान भी मिले। पुल चोरी की इस वारदात में पुलिस ने 15 अभियुक्तों की पहचान की है, यानी 10 अब तक फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड असलम और मुकेश हैं। इसमें मुख्य आरोपी मुकेश साहू बरबट्टी और असलम खान। असलम खान ने प्लान बनाकर, ड्राइवर बुलाकर और मुकेश साहू के टाटा एस गाड़ियों को ले जाकर और गैस कटर आदि के माध्यम से उसको काटा गया। कुछ सामान को गाड़ी में भर पाए, कुछ सामान को नहर में छुपा दिया गया था। इसमें एक सिंडिकेट बनाकर ये घटना को अंजाम दे रहे थे। चोरी हुए पुल में जितना लोहा था उसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। सोचिए, 40 साल पहले जिस लोहे के मजबूत पुल को बनाने में महीनों लगे होंगे, उसे कुछ घंटे में ही चोरी कर लिया गया। जाहिर है चोरों ने इसके लिए काफी मेहनत की होगी, पसीना बहाया होगा। अब ये पकड़े गए हैं तो पुलिस इनके परिश्रम का विधि सम्मत इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये चोरी भी है और रिवर्स इंजीनियरिंग भी है। खैर, अब जरा धर्मयुद्ध के मैदान में उतरते हैं, जिसकी लोकेशन है प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच 6 दिन से विवाद की आग जल रही है। इसकी लपटें थमने के बजाय सुलगती ही जा रही हैं। हालांकि शांति का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन विवाद की तुलना में प्रयास की मात्रा थोड़ी कम है। शायद इसीलिए शंकराचार्य का धैर्य जवाब देने लगा है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सरकार के लिए श्री गोवर्धन पीठ से बहुत बड़ी चेतावनी आई है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने साफ साफ कहा है कि हमारा खून जब तक नहीं खौल रहा तब तक ये सभी सुरक्षित हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ऐसे कठोर शब्द किनके लिए कहे, ये हम आगे देखेंगे। पहले माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शुरू हुई लड़ाई में आज का अपडेट। आज बसंत पंचमी है। आज बसंत पंचमी पर गंगा स्नान भी हो गया, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अब भी मौनी अमावस्या वाले उसी स्नान पर अड़े हैं, जिसके चलते आज तक ये संकट बना हुआ है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बुखार आ गया है। माघ मेले में लगातार शिविर के बाहर ठंड में बैठे रहने से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इसके बावजूद वो धरने पर लौटे। उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया और कहा कि पहले मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, फिर दूसरा स्नान होगा। पत्रकारों से बातचीत में आज भी उनके शब्दों के तीर यूपी सरकार के लिए ही चले। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी की सरकार हनक की सरकार है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान की अपील की थी। इस पर उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का अंतर्द्वंद है। कुल मिलाकर इस धर्मयुद्ध में कोई झुकता नहीं दिख रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के शब्द जो सनातन के ऐसे लोगों के प्रति उनका एक वार था और काल नेमी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि आपसे उन्होंने एक तरीके से आग्रह किया है। जब हिंदू विरोधी कार्य किया जाता है उसी पार्टी के द्वारा, तब मन महसूस करके रह जाते हैं या फिर प्रकट करते हैं। ऐसे में भाजपा में भी अंतर्द्वंद्व मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनकी भी अंतरात्मा ने उनको झकझोरा होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो कर क्या सकते हैं। जब मुख्यमंत्री सीधे इस प्रशासन को हैंडल कर रहा है तो वो केवल अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। आपने तय कर लिया है कि कोई अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपके पास नहीं आएगा तब तक आप स्नान नहीं करेंगे? बात यह है कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है और इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, चाहे इतिहास में कितना ही लंबा समय बीत जाए। तो
ये अपमान तो प्रतिकार मांगता ही है, मांगता ही है, मांगता ही है। ये मामला जितना खिंच रहा है उसी तरह शंकराचार्य का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के लिए श्री गोवर्धन पीठ से चेतावनी है। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हमारा खून जब तक नहीं खौल रहा है तब तक ये सभी सुरक्षित हैं। मोदी योगी सावधान रहें। हमारा खून जब तक नहीं खौला है तब तक ये सब सुरक्षित है। शासन प्रधान का पात्र होगा, मोदी योगी सावधान। हमारा खून जब तक नहीं खौला है तब तक ये सब सुरक्षित है। शासन प्रधान का पात्र होगा, मोदी योगी सावधान। जैसे जैसे विवाद बढ़ रहा है, मामले का पॉलिटिकल एक्सटेंशन भी होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद आज इसमें आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज पहुंचे। माघ मेले में उनसे मुलाकात की। उनका समर्थन करते हुए कहा कि महाराज के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। स्वामी जी का अपमान हिंदू धर्म की आस्था पर सीधी चोट है। शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव ने आज भी एक पोस्ट लिखा, ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरता ना रोकें। अखिलेश यादव इस मामले में लगातार एक्टिव हैं। आज बीजेपी ने उनको उसी अंदाज में जवाब दिया और इतिहास की याद दिलाई। पॉलिटिकल क्लास से अलग संत समाज आज भी इस मुद्दे पर दो हाथ है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, शंकराचार्य जी को दीपावली के संध्या वंदन के समय उठाकर गिरफ्तार किया। वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। अखिलेश यादव एक संत के लिए, शंकराचार्य के लिए आवाज उठाने वाले बन रहे हो ना। इनका जो फंडा है केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण भी चरम तक पहुंच गया। ये अखिलेश यादव भैया भूल गए कि इनके पिता ने तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वाले के लिए उनकी कब्रें इंतजार कर रही हैं, उनकी मजारें इंतजार कर रही हैं। योगी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, संघ और विश्व हिंदू परिषद को गाली देना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है, ये शोभनीय नहीं है। जो पुलिस बैरियर तोड़ करके जाता है वो संत नहीं है। संत वो है कि जो बस्ती देखता है तो रास्ता बदल कर निकलता है कि हमें लोगों से संघर्ष नहीं करना पड़े। तो जो परिस्थिति है ये विधि व्यवस्था पर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अहंकार और उससे उत्पन्न संघर्ष है। इस गर्मी के बाद अब आपको सर्दी की तरफ लेके जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों की सैर करवाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी हुई है, बल्कि पहली बर्फबारी कह सकते हैं इस सीजन की। इस बर्फबारी ने कहीं राहत तो कहीं मुसीबत खड़ी कर दी है। पर्यटक स्थलों पर घूमने गए लोगों के लिए तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। शोपिया से शिमला तक और डोडा से देहरादून तक सफेद चादर में ढके पहाड़ों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट तो आपको देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जबरदस्त बर्फबारी हुई। वहां देर रात बर्फ गिरनी शुरू हुई और पूरे दिन बर्फबारी चलती रही। रात की बर्फबारी से सुबह तक वहां की सड़कें पूरी तरह ढक गई। कुछ इलाकों में तो 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। लिहाजा बर्फ हटाने वाली मशीनों को काम पर लगाया गया। सड़कों से बर्फ हटाने का जिम्मा इन मशीनों ने उठाया तो लोगों ने अपने घरों से बर्फ को साफ किया। जम्मू कश्मीर के ही तंगमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। रात भर हुई बर्फबारी के बाद कुछ मकानों की छतें टूट गईं, जबकि कई सैलानियों की गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। जिस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं बर्फबारी बड़ी तेजी से हो रही है। जो ये रोड है ये बिल्कुल गुलमर्ग नेशनल हाईवे है, जो इस वक्त भी अभी मुकम्मल 12 बज गए हैं, वो अभी भी बंद है। यहाँ के जितने भी इनर रोड्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, अभी तक बंद पड़े हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से आई है, जहां भीषण बर्फबारी भी एक क्रिकेट के मैच को नहीं रोक पाई।
जिस रफ्तार से बर्फ जमीन पर गिर रही थी, वही रफ्तार क्रिकेट मैच में भी नजर आ रहा था। जम्मू कश्मीर से लगे लद्दाख के ज्यादातर इलाके भी बर्फ से ढके नजर आए। द्रास से लेकर कारगिल तक सारी पहाड़ियां सफेद चादर से ढक गई। जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल के कई इलाके भी बर्फबारी से गुलजार हो गए। सैलानियों के फेवरेट डेस्टिनेशन शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों और वहां के कारोबारियों दोनों के चेहरे खिले नजर आए। लेकिन जब कई घंटों तक बर्फ गिरती रही तो कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कई लोगों की गाड़ियां इस बर्फबारी में फंसी नजर आई। हिमाचल के मनाली में सीजन का सूखा पहली बर्फबारी के साथ खत्म हो गया। वहां भी रात के वक्त बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। लोग रात को ही बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। बर्फबारी के लिए तरस रहे उत्तराखंड के पहाड़ों का इंतजार भी आखिरकार जनवरी बीतने से पहले खत्म हो गया। ये मनाली माल रोड है इस टाइम और सुबह के 6 बज रहे हैं एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के लिए आई थी मैं। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। मेरा लाइफ टाइम का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी जगह स्नो देखा है लेकिन लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है। और मसूरी, धनौल्टी, केदारनाथ और नैनीताल समेत उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों ने पहली बर्फबारी के बाद सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम के इस बदलाव के साथ पूरे उत्तर भारत के तापमान में गिरावट भी देखी गई। मौसम के इस बदले मिजाज की वजह से पिछले करीब 3 महीने से चला आ रहा ड्राई स्पेल खत्म हो गया। लेकिन इस बर्फबारी से कुछ इलाकों में मुश्किलें भी बढ़ गईं। जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी को दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चेतावनी दी है, जिसके बाद पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही मैदानी इलाकों में भी पारा तेजी से गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बर्फ के पहाड़ों के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बारूद के पहाड़ों में। समझ गए आप, गाजा की बात हो रही है। ये देखिए, लंबे वक्त से इजराइल की बमबारी के बाद गाजा इस समय कुछ ऐसा दिखाई देता है, बल्कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वहां पर सिर्फ मलबा दिखाई देता है। सैकड़ों इमारतें जमीन दोज हो चुकी हैं। जीता जागता शहर युद्ध में खंडर बन चुका है। सिर्फ ट्रंप की एआई में वो रंगीन दिखाई देता है। गाजा की बर्बादी हमास के इजराइल पर हमले और उसके बाद इजराइल के बदले के कारण हुई। लेकिन भविष्य में गाजा कैसा दिखेगा, एक प्रतीकात्मक तस्वीर पश्चिमी मीडिया में वायरल कराई जा रही है, जिसमें समंदर किनारे आलीशान गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। गाजा में विकास जबरदस्त दिखाया गया है। गाजा में हर ओर शांति है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? तो ट्रंप के दामाद, उनके सलाहकार और गाजा पीस बोर्ड के अहम सदस्य और एक ज्यू जराड कुशनर ने इस संबंध में एक रोड मैप बताया। ये नया डेवलपमेंटल प्लान उन्होंने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की सिग्नेचर सेरेमनी में दिखाया है। ट्रंप की योजना के मुताबिक पहले चरण में राफा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहां पुनर्निर्माण का कार्य सबसे पहले शुरू होगा। दूसरे चरण में खान यूनिस की बारी आएगी। तीसरे चरण में केंद्रीय शरणार्थी शिविरों का विकास करने का दावा है और चौथा चरण गाजा शहर के पुनर्निर्माण पर केंद्रित रहेगा। गाजा के अंदर ही गाजा सिटी भी है। तो क्या ये सब कुछ ट्रंप टावर के तहत हो रहा है? बम्बार्डमेंट, सब कुछ ये गाजा को लेकर ट्रंप के हसीन सपने, जिसके तहत गाजा को विकसित इलाका बनाने का ट्रंप का वादा है। इस वादे के तहत गाजा को समुद्र किनारे एक पर्यटक शहर में बदलने पर काम तेजी से किया जाएगा। 180 टावरों का निर्माण किया जाएगा। नए राफा में 1 लाख से अधिक स्थायी आवास इकाइयां बनाई जाएंगी। गाजा में 200 शिक्षा केंद्र, 75 चिकित्सा सुविधाएं होंगी। नया बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के साथ एक माल ढुलाई, रेल लाइन, रिंग रोड और मुख्य सड़क का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि गाजा की यह तस्वीर 2035 तक दिखाई दे जाएगी। पुनर्निर्माण के 10 साल के अंदर गाजा की जीडीपी $10 अरब तक पहुंच जाएगी और वहां रहने वाले हर एक परिवार की औसत आय $13,000 सालाना होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का अनुमान लगाया गया है। सोचिए, अब सोचिए कि यह हमले कराने के पीछे की वजह सिर्फ इजराइल पर हमला था।
सोचिए, थिंक अबाउट इट। सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बड़ी क्रूर है, क्योंकि गाजा में अब तक 90,000 टन गोला बारूद गिराया जा चुका है। हमले में 71,000 मौत हो चुकी है। 60 मिलियन टन मलबा साफ किया जाना है। गाजा में न जाने कितने 9/11 है, और 9/11 को साफ करने में कैलकुलेट करिए, गूगल करिए कितने साल लग गए थे WTC टावर्स का मलबा हटाने में। और जिस तरह से ट्रंप की गाजा पर मुनाफा कमाने वाली नजरें हैं, उसे देखते हुए अगर यह कहें कि पहले एक टारगेट चुनो, उसे बारूद के मलबे में दबा दो, उसके लाखों टुकड़े यानी पीसेस कर दो, फिर पीस बोर्ड बनाकर वहां विकास के सब्जबाग दिखाओ, इस बहाने अपना और परिवार का बिजनेस बढ़ाओ। और ट्रंप ने यही गाजा के साथ किया, तो शायद कुछ गलत नहीं किया होगा। ट्रंप का यह बिजनेस मॉडल है जिसमें गाजा के लोगों की भलाई कम और अपनी कमाई उन्हें ज्यादा दिखाई देती है। सोचिए जरा, एक बार सुनते हैं ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। तो क्या इसीलिए ट्रंप गाजा में बम गिराने का लिए हमेशा साथ दे रहे थे नेतन्याहू का, और क्या इसीलिए सीज फायर कराया गया? सोचिए एक वो वक्त था जब इजरायली हमलों से गाजा तबाह हो रहा था। पूरी दुनिया में कैंपेन चल रहा था, ऑल आइज ऑन गाजा। अब ये समय है जब ट्रंप गाजा को विकसित बनाने के सपने दिखा रहे हैं। ऑल आइज ऑन गाजा फिर से चर्चा में, लेकिन ट्रंप के इन प्रयासों में सबसे ज्यादा फजीहत पाकिस्तान की हो रही है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल हो गया है। दावोस में कल ही पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप के बगल में बैठकर बोर्ड के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप के लिए उनकी इस चापलूसी पर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। फिलिस्तीन से गद्दारी के आरोप शहबाज और मुनीर पर उनके अपने लोग लगा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्यादा भड़का हुआ है। टीडीपी ने गाजा पीस प्लान में शामिल होने का पर बयान जारी कर दिया है। ट्रंप के पीस प्लान में शामिल होने पर कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान सरकार के कदम को इस्लाम विरोधी बताया। विपक्ष भी हमलावर है। आरोप लगाया कि संसद में बिना चर्चा के फैसला लिया गया। विपक्ष ने शहबाज और मुनीर को अमेरिका का पिछलग्गू कहकर कटाक्ष किया। कुल मिलाकर फिलिस्तीनियों की भावनाओं से छल करके शहबाज शरीफ और मुनीर पाकिस्तान में ही बड़ी बगावत करवा बैठेंगे। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां आवाजें बुलंद होंगी, और जैसे संकेत मिल रहे हैं, मुनीर चाहकर भी बेकाबू स्थिति शायद संभाल ना पाए। फिक्र में बात उन उड़ते ड्रोन्स की जो आए दिन पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, जिनके पीछे एक बड़ी साजिश का संकेत है, और जिन ड्रोन्स का रिमोट असीम मुनीर के हाथ में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत में अब तक करीब 800 से ज्यादा ड्रोन भेज चुका। कई मार गिराए गए, तो कई ड्रोन से ड्रग्स और सामान भेजे जाने के दावे हैं। इसलिए उड़ते हुए इन ड्रोन्स के साथ कुछ सवाल भी उड़ान भर रहे हैं। आखिर असीम मुनीर की आर्मी भारत में बार बार ये ड्रोन क्यों भेज रही है? क्या ऐसा करके पाकिस्तान भारत की ताकत और उसकी तैयारी को चेक कर रहा है? क्या लगातार ड्रोन भेजकर पाकिस्तान भारत की एंटी ड्रोन शील्ड को परख रहा है? सच यह है कि ड्रोन यूं ही तो कहीं घूमने नहीं जाया करते। इसीलिए पाकिस्तान की 800 ड्रोन वाली साजिश में कोई बड़ा पैटर्न है, या ड्रोन्स भेजना सिर्फ एक बहाना है? मकसद किसी बड़े विषय से भारत का ध्यान भटकाना है। ये थॉट्स हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। जवाब आने वाला है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया है, और इन ड्रोन्स के जरिए भारत के खिलाफ वो कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन राजस्थान और पंजाब की सीमा पर देखे गए। सुरक्षा बलों ने 801 में करीब 240 ड्रोन्स मार गिराए हैं। 5 ड्रोन्स में हथियार या युद्ध से जुड़ा सामान मिला। 160 से ज्यादा ड्रोन दूसरा सामान गिराने के लिए आए थे, जबकि करीब 72 ड्रोन नशीले पदार्थ लेकर आए थे। इस साल जनवरी में अब तक ड्रोन घुसपैठ की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई इस ड्रोन घुसपैठ को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, और मुनीर के ड्रोन वाली इस साजिश को डीकोड करने में जुटी हुई हैं, और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो ड्रोन्स पाकिस्तान से भारत भेजे गए हैं, उनमें एक विशेष तरह का पैटर्न है। सेना के मुताबिक ये ड्रोन आत्मघाती या कामकाजी ड्रोन्स की कैटेगरी के नहीं थे, जो पहले टारगेट को तलाशते हैं और फिर विस्फोट के साथ हमला करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो तुरंत यहां से जो जाएगा वो ड्रोन नहीं होगा। खैर,
बल्कि जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है वो छोटे आकार के हैं और इन्हें आमतौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और पैटर्न यह है कि ये रेडार में पकड़े नहीं आते। जनवरी में ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो ड्रोन्स देखे गए वो छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पाकिस्तान से आए ज्यादातर ड्रोन्स की लाइट ऑन थी, जिनसे साफ है कि ये किसी बड़े हमले के लिए नहीं बल्कि सर्विलांस के लिए भेजे गए थे। हालांकि पाकिस्तान से ड्रोन हाल फिलहाल इसी महीने 15 जनवरी को भी आए थे। तब से इंडियन आर्मी की चेतावनी के बाद से पाकिस्तान के तेवर ठंडे हैं, लेकिन यह सवाल अब भी बना है कि पाकिस्तान ने अचानक भारत में ड्रोन घुसपैठ क्यों की। इस पैटर्न में भारत के लिए क्या मैसेज है? तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। मतलब जहां मुनीर की नजर है भारतीय सेना को उसकी पूरी खबर है। हमने भी पाकिस्तान के इस मकसद को लेकर कई डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की है, जिनके अनुसार पहली आशंका यह है कि पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ के लिए रास्ते खोज रहा है। दूसरी आशंका यह है कि लगातार ड्रोन भेजकर पाकिस्तान और उसकी सेना भारत की एंटी ड्रोन शील्ड परखने की कोशिश कर रही है। तीसरी आशंका है कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन आर्मी के जरिए यह पता लगाना चाह रहा है कि किसी हमले की स्थिति में भारत का रिएक्शन टाइम क्या होगा, यानी वो कितनी जल्दी किसी हरकत का जवाब देता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान यह भी जानना चाह रहा होगा कि किन इलाकों में भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं और भारत की कौन सी रेडार प्रणाली कहां पर सक्रिय है। खैर, अब एक अपडेट गणतंत्र दिवस परेड का। आज दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश में भले ही आपके कदम थम गए हो, लेकिन जवानों का जज्बा कम नहीं हुआ। ठंड में कोई बारिश भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। कर्तव्य पथ पर वो कदम ताल करते नजर आए। इस विपरीत मौसम में भी परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल होती रही। रिहर्सल में कई मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी शामिल रही। बारिश के बावजूद दर्शक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और परेड कमांडर के ठीक पीछे चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया, जो युद्ध के मैदान में ही है बल्कि अन्य परिस्थितियों में भारत का दल और ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र आपके तरफ दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जंपोल आप देख सकते हैं देशों के मतलब ग्रुप के 4 रॉकेट और खरदा चक्र केवल तरफ 81 Otherwise, under the integrated operation center. Now, Michigan, video control of training की भावना को दर्शाता। गोल बदल होने की है and want to balance आपको यह बताना जरूरी है कि 26 जनवरी के दिन सुबह से बहुत एक्सक्लूसिव और यूनिक कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स है।